हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के वे प्रश्न जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। किसके यहाँ पे देखिए, किसने फैक्ट्रियों में जो फैक्ट्रियां लगी थी में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन का आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया था। आपको बताना है किसके द्वारा पहली बार प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया गया था। आपके सामने है ऑप्शन और देखिए आईएएस 2007 में क्वेश्चन आया था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, दूसरा है विलियम बेंटिक, तीसरा है लॉर्ड रिपन और चौथा है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न कितना भी बड़ा हो लेकिन लास्ट में जो शब्द कहा है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, तो आप सभी को पता है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो आया था वो आया था रिपन के टाइम में। 1881 ईस्वी में रिपन के टाइम में आया था पहला फैक्ट्री अधिनियम, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आईएएस 2017 प्री में आया हुआ है। कह रहा है फैक्ट्री एक्ट 1881 अधोगति कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाना या बनाए देने के लिए दृष्टि से पारित किया गया था। क्या ये सही है? दूसरा कह रहा है एमएन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे या अग्रगामी थे। आपको बताना इसमें से कौन सा कथन है जो सही है। ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। आपको बताना है बच्चों कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। दो ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको देना जवाब। देखिए आईएएस 2017 का क्वेश्चन है और प्रश्न भी बहुत ही शानदार है। आप सभी को पता है कि जो फैक्ट्री एक्ट लाया गया था पहला, इसमें बच्चों के एज के हिसाब से टाइम निर्धारित किया गया था। यहाँ पे कोई कामगारों का मजदूर संघ बनाने के लिए नहीं लाया गया था। तो मजदूर संघ की बात तो इसमें बिल्कुल ही नहीं थी, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा मनुष्यों को मशीनों से सुरक्षा देने की बात की गई थी। कम एज के बच्चों के लिए समय निर्धारित किया गया था, उनको छुट्टी देने की बात की गई थी हफ्ते में। दूसरा सही है, एमएन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? शानदार प्रश्न है बच्चों और देखिए यूपीपीसीएस प्री 2015 में आया भी है। पहला है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा है लॉर्ड कर्जन और चौथा है लॉर्ड रिपन। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, तो आप सभी को पता होगा स्थानीय जो स्वायत्त शासन या स्वशासन लेकर के आते हैं पहली बार वो है रिपन, इन्हीं को ही जनक कहा जाता है। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? और ये यूपीपीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन है। कौन से महान पुरुष हैं जिन्होंने कहा था कि जो कर्जन है वो औरंगजेब की तरह हैं? कर्जन को औरंगजेब किसने बताया? तिलक हैं, गोखले हैं, नौरोजी हैं और बेसेंट हैं। इनमें से किसने कहा कि जो कर्जन है वो बिल्कुल औरंगजेब हैं? तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ये कहा है गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा कह रहा है पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। और आपका नेक्स्ट बताना कूट की सहायता से कौन सा है जो सही हो जाएगा। पहले में कह रहा है, ए में कह रहा है केवल पहला, बी में कह रहा है दोनों, सी में कह रहा है केवल दूसरा और डी में कह रहा है कोई नहीं। आपको बताना है ए का पहला ऑप्शन सही है, बी में दोनों सही है, सी में दो सही है और डी में कोई भी सही नहीं है। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा बच्चों? असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में, यानी कि जो बंगाल विभाजन किया गया था, ये कहाँ तक इसके बारे में बातें सही हैं? तो याद रखिएगा दोनों बातें सही हैं। कर्जन ने दो जो है प्रांत सीमा को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक नए प्रांत बनाए गए थे। दोनों जो काम है 1905 में किया गया है बंगाल विभाजन के दौरान। नेक्स्ट देखिए, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते हुए कि इसमें या इसके
शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायता बनूं या सहायता करूं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी मृत्यु की तरफ लड़खड़ाते हुए जा रही है और भारत में रहते हुए मेरी हार्दिक इच्छा है कि उसको मरने में मैं उसकी मदद करूं, ताकि वो शांति से यानी कि धीरे धीरे आसानी से मर जाए। तो ये कौन कह सकते हैं? बिहार पीसीएस 2016 में और अन्य एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं। लॉर्ड लेटन का है, लॉर्ड डफरिन का है, कर्जन का है, मिंटो का है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। आपको बताना इसमें से किसने ये बात कही थी। और ये स्टेटमेंट बहुत शानदार है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट कांग्रेस के बारे में किसने दिया है। तो आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि ये कर्जन का कहना है। इसने ही कहा था कि कांग्रेस मर रही है और लड़खड़ाते हुए अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रही है, और भारत में रहते हुए मेरी हार्दिक इच्छा है कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से मरने में इसकी मदद करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत के संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस के रूप में जानी जाती हैं, उसका संगठन थी। IAS 2011 प्री में आया हुआ प्रश्न है और प्रश्न भी बहुत ही शानदार है। बताएंगे इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो होम चार्जेज में शामिल थी। कोड की सहायता से उत्तर देना है। पहला ऑप्शन है लंदन में इंडिया हाउस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। चौथा, भारत के बाहर हुए युद्धों में लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई गई निधि। इसमें से कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे होम चार्जेस में जुड़ती हैं। आप देखिए, आपके सामने ऑप्शन है, ये आपका ए है बच्चों, पहले ऑप्शन में ए रहता है। ए का पहला है, बी में कह रहा है पहला दूसरा है, सी में कह रहा है पहला तीसरा है, और डी में कह रहा है कि तीनों है। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। होम चार्जेस में आपके हिसाब से क्या है जो शामिल होता है। तो याद रखेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, यानी कि पहला दूसरा सही है। आपके होम चार्जेस में जो लगता है वो लंदन में इंडिया हाउस में भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, और भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये होता है। लेकिन युद्धों में जो अंग्रेजों खर्चा करते हैं बाहर, ये नहीं होम चार्जेज में था, इसलिए आपका तीसरा नहीं होगा। पहला दूसरा आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है। IAS प्री 2011 का क्वेश्चन है और प्रश्न बहुत ही गूढ़ है। इसमें कह रहा है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो भू राजस्व व्यवस्था प्रणाली लागू की, और उसके बाद जो कानूनी विवाद की प्रवृत्ति है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। इसके लिए कौन सी चीज़ें हैं जो जिम्मेदार हैं जो इस तरह से कानूनी समस्याएं बढ़ गई थी। अब आपके सामने है ऑप्शन। पहला कह रहा है कि रैयतों की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाया गया, इसीलिए विवाद बढ़े। दूसरा कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बना दिया गया, इसलिए विवाद बढ़े। तीसरा कह रहा है न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, इसलिए विवाद बढ़े। और चौथा कह रहा है कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट इसके बारे में सही बात नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों जो आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जो इसके बारे में सही बात कर रहा हो, यानी कि ये रीज़न नहीं है समस्याएं बढ़ने का। समस्याएं बढ़ने का रीज़न ये है कि ज़मींदारों को नहीं पता था कि उनको कौन कौन से लैंड उनके अधिकार में है और कौन कौन से लैंड का उन्हें कृषि के रूप में यूज़ करना। यानी कि लैंड तो उनको बहुत दिए गए, लेकिन उसमें कुछ चारागाह भी थे, कुछ जंगल भी थे, कुछ बंजर भी थे। उसको अंग्रेज़ों ने निर्धारित नहीं किया कि वो किस किस लैंड का लगान उनको देना है। तो ये उनके लिए समस्या थी। साथ ही किसान और अंग्रेज़ों के बीच जो बिचौलिए थे, ये किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं, तो बिचौलियों की वजह से भी किसानों को समस्याएं थी। तो ज़मींदार और किसान दोनों असंतुष्ट थे, तो समस्या तो बढ़नी ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। क्या कारण था जो बिहार में परमानेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। बिहार पीसीएस पे 2008 का क्वेश्चन है। पहला, जमींदारों का ज़मीन पर अधिकार न रहना। दूसरा, जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। तीसरा है भू राजस्व का राजस्व निर्धारण करना। और चौथा कह रहा है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन यानी कि उन्मूलन या समाप्ति। तो बताएंगे बच्चा लोग बिहार में क्यों लाया गया था अस्थाई बंदोबस्त। तो आप सभी को पता है कि बिहार में या बंगाल में या इन क्षेत्रों में जो अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था
वो केवल और केवल भू राजस्व में अपनी राजस्व दर के निर्धारण के लिए लाया गया था, बाकी चीज़ें सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है यही केवल सही है बच्चों। देखिए सारे प्रश्न आपके विगत प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आपको बताना है कौन सा ईयर यहाँ पे फिट बैठेगा। किस वर्ष में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। पहला है 1885, दूसरा 1886, तीसरा 1889 और चौथा है 1900। बताएंगे बच्चों इसमें से कौन सा वर्ष है जब बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा मतलब जो है सुरक्षा प्रदान किया गया था। आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चों 1885 का जो बंगाल और बिहार में भूमि अधिनियम आया था, इसी के द्वारा जो किसान हैं उनको थोड़ी सी सुरक्षा प्रदान की गई थी 1885 में। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश सरकार या शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था। इसमें से कौन है जिन्होंने भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किया है। आपके सामने है 3 ऑप्शन। पहला है कार्नवालिस, दूसरा है अलेक्जेंडर रीड, तीसरा है टॉमस मुनरो। अब आपको कोड की सहायता से उत्तर देना है। देखिए ए में है केवल पहला, बी में है दूसरा तीसरा, सी में है दूसरा बी में है पहला तीसरा, सी में है दूसरा तीसरा और डी में है सभी। और आप सभी को पता होगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जनक और उनका सहयोगकर्ता कौन है। तो याद रखेंगे बच्चों पहला दूसरा सही हो पहला दूसरा नहीं बल्कि दूसरा तीसरा सही होगा, अलेक्जेंडर रीड और मुनरो। बिकॉज कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त के हैं, जो आपकी रैयतवाड़ी बंदोबस्त है वो रीड और मुनरो की देन है। तो याद रखेंगे दूसरा तीसरा ऑप्शन किस में है, सी में है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कोड की सहायता से उत्तर देना है। और IAS प्री 2012 का प्रश्न है। पहला ऑप्शन किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, क्या रैयतवाड़ी व्यवस्था में ऐसी कोई प्रावधान की गई थी। दूसरा सरकार रैयतों को पट्टे देती थी, क्या ये सही है। तीसरा कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था, क्या रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में ये बात सही है। अब देखिए आपके सामने है कोड, ए में है केवल पहला, बी में है पहला दूसरा, सी में है तीनों और डी में है कोई नहीं। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, बिल्कुल देखिए इसीलिए कहती हूँ कोई भी चीज़ पढ़िए तो उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वरना इस तरह के कूट वाले प्रश्न सॉल्व करने में समस्या होती है। तो इकोनॉमी में मैंने आप लोग को पढ़ाया था और हिस्ट्री भी आप सभी लोग पढ़े हैं कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। इसमें सरकार सीधे रैयतों को ही पट्टे देती थी और कर लगाने से पहले भूमि का पैमाइश सर्वेक्षण किया जाता था, उसके बाद उस पर राजस्व कितना लिया जाएगा इसका निर्धारण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ये कौन सा भूमि बंदोबस्त है जिसमें सरकार और किसान के बीच डायरेक्ट तालमेल है, डायरेक्ट बातचीत है, डायरेक्ट लेन देन है। और देखिए बिहार पीसीएस 2019 में आया है, जमींदारी में, रैयतवाड़ी में, महालवाड़ी में या दहसाला में, या इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त एक से अधिक। तो ये तो बहुत आसान है बच्चों, आप सभी को पता है कि ये काम केवल और केवल रैयतवाड़ी में हुआ था, जहाँ पे किसान डायरेक्ट अपना लगान जमा कर सकता था, जहाँ पे किसान और सरकार के बीच डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन 1835, दूसरा 1837, तीसरा 1839 और चौथा 1841। ये क्वेश्चन तो आपके पीसीएस में भी आया है, RO में भी आया है और अन्य एग्जाम में भी आया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों। बताएंगे असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ये हुआ है आपका 1839 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है बच्चों। ये प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हालांकि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक थे। कौन है जो भारत में उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना करते हैं। पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है जी सुब्रमण्यम अय्यर, तीसरा है RC दत्त। 3 पर्सनालिटियां हैं, आपको बताना इसमें से कौन कौन है जो भारत में आलोचना करते हैं ब्रिटिश आर्थिक नीति की। ए में है केवल पहला, बी में है पहला दूसरा, सी में है दूसरा तीसरा और डी में है सभी। तो आप सभी को पता है कि पहला और तीसरा तो होगा ही, पहला तीसरा का कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी भी हैं और सुब्रमण्यम अय्यर भी हैं, RC दत्त भी हैं, ये सभी लोग यहाँ पर उपनिवेशवाद की आर्थिक नीति की आलोचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
अनुउद्योगीकरण यानी कि उद्योगों की बर्बादी के लिए के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। यूपीपीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ उद्योगों की बर्बादी के लिए क्या कारण है। पहला, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। क्या उद्योगों की बर्बादी का जो शुरुआत है 1813 में हुआ। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को और भी ज़्यादा तेज कर दिया। क्या ये बात सही है। ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। चलिए बच्चों, दीजिएगा जवाब। कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ उद्योग धंधों की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। तो बहुत सारे कारण हैं बर्बादी के लिए, और ये दोनों कारण भी उसमें जिम्मेदार हैं, जो कि 1813 में ये फ्री कर दिया गया कि चाय और जो चीन के साथ व्यापार उसको छोड़ के सभी व्यापार जो है वो फ्री कर दिए। कोई भी आ सकता था ब्रिटेन से, और बहुत सारे लोग आए और उन्होंने हमारे यहाँ के उद्योग धंधों को बर्बाद किया। दूसरा भी सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति से बहुत सारे लोगों को अधिकार मिल गया हमारे यहाँ आके व्यापार करने का, हमारे यहाँ से मुनाफा कमाने का, हमारे यहाँ की समस्याओं को और भी ज़्यादा बढ़ाने का। तो याद रखेंगे बच्चों, ये दोनों रीज़न तो हैं ही, इसके अलावा अन्य बहुत सारे रीज़न हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने है स्टेटमेंट, इन पर विचार करना है और कोड की सहायता से उत्तर देना है। आईएएस 2012 का प्रश्न है, तो प्रश्न निश्चित ही अच्छा है। पहला है, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। क्या ये बात सही है। दूसरा, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। क्या दादा भाई नौरोजी ने ऐसा काम किया था। तीसरा, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। क्या ये बात सही है। आपको बताना है क्या सही हो जाएगा। ए में केवल पहला, बी में है दूसरा तीसरा, सी में है पहला तीसरा, डी में है सभी। देखिए बच्चों, आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको उत्तर देना है। अच्छा, 4 का नहीं है, 3 ऑप्शन है और कोड भी आपके सामने है और उत्तर दे सकते हैं आप ऑप्शन की सहायता से। तो इसमें केवल और केवल पहला सही है कि दादा भाई नौरोजी ने जो है राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी, इनका जो देन है वो है कि इन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि अंग्रेज भारत का आर्थिक रूप से शोषण कर रहे हैं। बाकी दोनों चीज़ें दादा भाई नौरोजी से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए आपका केवल और केवल एक सही है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में भी आया है, आरओ में भी आया है और अन्य एग्जाम में भी आया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और देखिए उत्तराखंड यूडीए और एलडीए में भी आया है। क्या ये बीजी तिलक का कहना है। क्या दादा भाई नौरोजी ये कह रहे हैं। क्या ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। क्या ये एडम स्मिथ का स्टेटमेंट है। बताएंगे बच्चों। बहुत ही शानदार प्रश्न है और फटाफट दीजिएगा जवाब। याद रखिएगा जो सही है वो है आपका केवल और केवल तीसरा। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है भारत में। बहुत ही शानदार प्रश्न बच्चों, एक विदेशी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, तो निश्चित ही प्रश्न शानदार है और आयोग इसको पूछता ही रहेगा। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। उत्तराखंड पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। आपको बताना है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। पहला है सर आर्थर कॉटन को, दूसरा कर्नल बेयर्ड स्मिथ को, तीसरा लेफ्टिनेंट ब्लेन को, चौथा कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को। कौन है जो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत माने जाते हैं बच्चों। शानदार प्रश्न है। देखिए आया हुआ है, ये है सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन ने ही दक्षिण में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। आईएएस 2018 का क्वेश्चन है। आर्थिक तौर पर 19वीं सदी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था। पहला, भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि। दूसरा, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि। तीसरा, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। और चौथा, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का जो परिणाम रहा वो परिणाम था कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। अब ऐसी ही चीज़ों का उत्पादन कराया जाने लगा जो बाजार के लिए आवश्यक हो, जिसका डिमांड हो, जो उपयोग करके नया नया निर्माण करके फैक्ट्रियों में और महंगे कीमत पे भारत में बेची जा सके। तो भारत की कृषि का वाणिज्यीकरण, ये आपका बिल्कुल सही है बच्चों। तो ये थे आपके आज के शानदार प्रश्न। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप लोग
क्लास के बारे में ज़रूर लिखिएगा। कोई भी आप लोगों को आवश्यकता हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।